हो गया? हम लोगों को आज जो डिस्कस करना है आपके सिलेबस में वो केमिकल कंपोजिशन, है ना? मतलब किस तरीके से क्या क्या किसका कंपोजिशन होता है उसी के बारे में हमें मोस्ट ऑफ क्या करना है, डिस्कस करना है। अब जैसे इसमें आपका एक हमें वाटर गैस डिस्कस करना है और सेकंड प्रोड्यूसर गैस। पहला क्या करना है, वाटर गैस डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्या करना है हमें, प्रोड्यूसर गैस, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। और इसी में कोल गैस है, कोल गैस, बायोगैस। जैसे जैसे जिसका नाम है उसी तरीके से उत्पन्न होने वाली गैसें जो जो उसके अंडर में आएंगी उसी तरीके से हम उसका क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है? कोई भी रसायन होता है, कोई भी रसायन होता है, किसी चीज में उसकी कितनी उपस्थिति है, कितना परसेंट है ना? अब जैसे आपकी एलपीजी है, हमने बताया था ना इसके पहले वाले पीरियड में जब आपका हमने लिया था, तो उसमें बताया था एलपीजी के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, और सीएनजी के बारे में भी थोड़ा बहुत शायद डिस्कस नहीं हो पाया था सीएनजी के बारे में, जो आज हम डिस्कस कर लेंगे, है ना? और फिर उसके बाद और सारी चीजें थी कि जो हम लोग इसी के ऊपर सीएनजी का हम डिस्कस कर लेंगे, है ना? सीएनजी को अगर लिख लेना, सभी लोग हिंदी में भी लिख लेना, इंग्लिश में, कि सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना? हाँ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसका क्यों इसको लाया गया, क्यों यूज किया गया? ज्यादातर आप देख रहे हो अभी तक जितनी भी चीजें हैं उसमें सीएनजी का यूज किया जा रहा है, और सीएनजी का कहीं न कहीं हमारा जो रिलेशन है वो ईवीएस से है, इन्वायरमेंटल से, इन्वायरमेंटल साइंस से। अब बात आती है कि सर इन्वायरमेंटल, यहाँ केमिस्ट्री पढ़ाते इन्वायरमेंटल से क्या रिलेशन आपका हो गया? बिल्कुल हो गया बेटा, क्योंकि हम लोग जहाँ पे रहते हैं हमारा दायित्व तो बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस वातावरण को हम स्वच्छता से बनाए रखें। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने, ये डायरेक्ट स्वच्छता अभियान को भी उन्होंने बढ़ावा दिया, है ना? और फिर बिल्कुल बेटा, जो सम्मान की योग्य है, हमारे मतभेद हो सकते हैं विचारों से, लेकिन वो एक ऐसा ओहदा है, ऐसी कुर्सी है कि जहाँ पे रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा, है ना? हमारे आपके मतभेद हो सकते हैं वैचारिक, लेकिन जो चीजें हैं अगर हमें जरूरत पड़ेगी, हम उनके नागरिक हैं, ठीक है? जरूरत पड़ेगी हमें तो वही काम देंगे, दूसरा नहीं काम देगा। सो इस चीज को हमेशा याद रखना कि जो जिसके लेवल का है उसको उतना रिस्पेक्ट मिल, आप दो या न दो आपका मैटर रखता है, लेकिन सामने अगर पड़ जाएगा इंसान तो आपको देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हमें ये है कि जितनी भी गैसें हैं यहाँ पे, वो अगर हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड करती हैं तो हम इन्वायरमेंट में रह नहीं पाएंगे। और सीधी सी बात है कि जितनी भी गैसेस हैं हमारी इन्वायरमेंट में हमें पॉल्यूटेड ही कर रही हैं, कुछ अच्छा नहीं कर रही। लेकिन हमें ये भी सोचना है कि बिना उनके हम रह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमारे जीने का, पैसे का, हर एक चीज का स्रोत है। बट ये कैसे? अगर सीएनजी को आप अपने डेली रूटीन में आप 4 व्हीलर्स में यूज करवा रहे हो तो
एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाने के लिए जितने भी वाहन से चल रहे हैं ये उससे, और दूसरी बात उससे जो फ्यूम्स निकल रहा है, उससे जो फ्यूम्स निकल रहा है और गैसों के रिलेशन में ये एनवायरनमेंट को कम दूषित कर रहा है। खास तौर से हमारे पास ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर का ये यूज होता है कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को, जो कि कैंसर फैलाती है, उसको ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर वही छिद्र हो जाएगा तो वो अलग अलग जगहों से रिएक्शन करने लगेगी और फिर आपका यूवी रेज जो अर्थ पे आती है उसको तुरंत वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो सीधी सी बात है कि हमें हर एक चीजों को कंपोजिशन रखना पड़ेगा कि कितना किसमें क्या कंपोजिशन हम रखें कि हर एक तरीके से चीजें बैलेंस चले। अगर आप जानते हो कि अगर आप बहुत ज्यादा भोजन करने लगते हो तो आपका पेट निकलने लगता है, तो जिसके कारण आप सोचते हो, एक्सरसाइज करते हो, दौड़ते हो अपने आप को बैलेंस करने के लिए, है ना, ओवरफ्लो हो जाता है। उसी तरीके से आज हम लोग इतना ज्यादा यूज कर ले रहे हैं शीतलक को। शीतलक का मतलब ठंड को, मतलब गर्मी से जाते हैं तो तुरंत एसी अपने को चाहिए ही चाहिए। और उसमें भी कहीं सीएफसी जो पड़ती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो पड़ती है, वो भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है बच्चे, बहुत ही हानिकारक है। और फिर उसके बाद इसके पहले जो गाड़ियां चलती थी पेट्रोल से चलती थी, उससे जो फ्यूम से जो धुआं निकलता था वो भी हमारे इन्वायरमेंट को दूषित करता था। वो भी कहीं न कहीं क्या है बहुत ही अधिक मात्रा में, उसको हटा करके सीएनजी लाया गया। तो सीएनजी से निकलने वाला जो फ्यूम्स है वो इन्वायरमेंटली लविंग है। आप ये कह सकते हो कि इन्वायरमेंट स्नेहक है ना। इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा वो दूषित नहीं करता है, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। आसपास के जो चिमनियां जल रही हैं, जो जहां पे ईंट की ब्रिक्स की भट्टियां हैं, वहां पे ये देख रहे हो कि आसपास के जो मैंगोज के प्लांट्स हैं या गुआवा के हैं या बनानाज हैं, ये सब चीजें जो हैं आप देखते हो उसके सबसे लोअर पॉइंट में ब्लैकनेस आ जाता है, चाहे वो मैंगो हो, चाहे वो गुआवा हो, कुछ भी हो। तो ये सब चीजें कहीं न कहीं जब देखने से इसकी स्टडी की गई, तो स्टडी के दौरान जब चीजें वहां पे पाई जा रही हैं कि कहीं न कहीं ये गैसों का पूरा कंपोजिशन बहुत अधिक हो जा रहा है। अब जब गैसों का कंपोजिशन बहुत अधिक हो जा रहा है तो उसी चीज को हम खा रहे हैं किसी न किसी तरीके से, और वो हमारे साथ बीमारियों का भी रिलेशन बना ले रहा है। तो फिर उसके बाद अब ये मेडिकल साइंस को भी अपने आप को एडवांस होना पड़ रहा है कि मेडिकल साइंस को हम कितना एडवांस करें कि ज्यादा से ज्यादा केमिकल्स को हम कम यूज कर पाए। तब बात आती है कि एग्रो फार्मिंग की। एग्रो फार्मिंग की, जो आपके घर में भैंसे हैं, गाय हैं, उनके द्वारा जो मल निकलता है उसको गड्ढा विधि द्वारा खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं, मल को उसमें डंप करते हैं, फिर 6 से 7 महीने बाद उसी फर्टिलाइजर को ले जा करके जब हम खेतों में यूज करते हैं तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा भी देता है। और आपकी जो इतना केमिकल्स आप यूज करते हो प्रोडक्शन को बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए, वो यूज नहीं करना पड़ता है ना। हाँ, पैदा, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप केमिकल्स का यूज करते हो तो पैदावार बढ़ जाती है, ये सही है, लेकिन जो मिट्टी की शक्ति होती है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। सेम एज उसी तरीके से जब आप केमिकल युक्त भोजन करते हो तो जो आपकी लाइफ 70-80, इसके पहले 100 साल थी। हर पुराण में, हर वेद पुराण में चाहे देखोगे, बाइबल नामक एक ग्रंथ है जो ईसाइयों का, उसमें 125 वर्ष तक लोग, 1000 वर्ष तक लोग जीवित हैं, ऐसा प्रमाण मिलता है और ये हकीकत है।
ये चीजें हकीकत है, इसमें कोई वो नहीं। और जैसे जैसे हमारे लाइफ में केमिकल आता गया, हमारी लाइफ साइकिल को धीरे धीरे कम करता गया। अभी तक लोग देखते थे कि 100 साल तक लगभग लगभग 100 के अप्रोक्सीमेट जरूर रहते थे, 97 98। कोई कोई जो बहुत भाग्यशाली रहता था 100 प्लस भी चला जाता था, शतक मार दे। ये हकीकत है, ये हकीकत है। लेकिन अभी जो केमिकल युक्त भोजन, जो इतना फास्ट फूड्स आ गए हैं, आप देखते होंगे कि बहुत ज्यादा छोटे बच्चे जो हैं कि मतलब आप उन 1 महीने देके दूसरे महीने इतना ज्यादा फास्ट फूड टेकअप करते हैं, उनको आप पहचान नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं बीमारी का हाउस बन रहा है। तो उसी तरीके से ये कहा गया है कि कोई भी गैस अगर है तो उसका एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है। जब आप केमिकल की बात करते हो, वाटर गैस पढ़ते हो ना, कोई भी गैस होती है उसमें ऑक्सीजन होना मस्ट होता है। ऑक्सीजन होना मस्ट होता है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हम कोई भी चीज फायर नहीं कर पाए। आप सोचो, जला नहीं पाएंगे, है ना। कोई भी कहीं भी कोई भी ऐसी जगह हो, आप सोचो कि अगर हम यूज कर लें तो नहीं होती है। अगर बात करते हैं प्रोड्यूसर गैस का, CO प्लस N2 का क्या होती है, मिक्सअप होती है, मिक्सचर होती है। और हाँ बेटा, अगर वाटर गैस की बात हम यहाँ पे करें तो वाटर गैस आपका जो होता है ये भी CO प्लस H2 का मिक्सअप होता है। और नेक्स्ट आपका जो हमने कहा है कोल गैस और ये बायोगैस, ये तो है ही। एक चीज हम इसमें ये पहले समझेंगे, वाटर गैस। वाटर गैस कोई भी चीज जब हम इन्वायरमेंट में जलाते हैं, हमारे पास दो चीजें की रिएक्शंस होती है। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड सेकेंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और दूसरा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी जो ऊष्मा को बाहर की तरफ देती हो, ऊष्मा शोषी जो ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेती है ना बच्चे। जब किसी चीज को एनवायरनमेंट में हम जलाते हैं, कोई कंपाउंड मान लो C है, और जब हम इसे एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, जलाते हैं, तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, CO2। आप जानते हो ठंड के समय में जब बहुत ज्यादा हमें हीट मिलने लगती है, तो उस समय हम ये भी देखते हैं कि पसीना पसीना आ जाता है, वाटर निकलने लगता है ना बॉडी से, और उसका जो पन होता है वो खारापन होता है। आप ये कह सकते हो कि यह एनर्जी निकल रही। क्या एक टाइम ऐसा आता है कि हीट को हम एब्जॉर्ब करते हैं अपने बॉडी में। जब उसकी कैलोरी जब वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है, तब जितना एक्सेस रहता है वो उसको बाहर करने लगती है। समझ रहे हो ना बेटा। और जब इसी चीज को हम कौन सी गैस कहते हैं आपका, वाटर। समझना है हमें। अगर आप समझ लिए तो समझ लो बहुत अच्छे से। और एक चीज,
इसमें ब्रिक्स का भी प्रयोग किया जाता है, अग्नि से ईंटें होती। जब इसको हम केमिकल मेथड से जानेंगे तो इसमें सबसे ऊपर कोक फीडर होता है, जहां से कोक को हम भरते हैं। क्या होता है? कोक फीडर होता है। अब भाई सीधी सी बात, जब कोयले को आप जलाओगे, कोयले को जब आप जलाओगे, कार्बन की उपस्थिति रहेगी, सॉरी कार्बन तो रहेगा ही, ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी, और ये जब ये जलेगा तो इसका मिक्सअप आपको प्राप्त हो। ठीक है। एंड नेक्स्ट जो हमें देखना है, प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस आप ये देखते हो कि सबसे पहले कोई भी चीज हमें कार्बन C+O2 एरो CO2 और फिर CO2 प्लस C 2CO, इस तरीके से लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? कार्बन भी दो है और ऑक्सीजन भी दो है। आप इसको कह सकते हो, इसी को कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी को क्या कहते हैं बच्चे? कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो रही है और उसके बाद बहुत अधिक मात्रा में हम एक बार कार्बन को फिर क्या कर दे रहे हैं? रिएक्ट करा दे रहे हैं। तो वो किस में आ जा रही है बच्चे? कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर उसके बाद इसी की रिएक्शन 2CO की रिएक्शन हम N2 के साथ करा दे रहे हैं, कोई भी चेंजेज इसमें नहीं आ रहा है। CO प्लस N2 प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्रोड्यूसर गैस। चीजों को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, है ना। और इसका यूज हम कहां पे? ये आर्टिफिशियल प्रोसेस से बनाई जाती है, इतना चीजें विशेष तौर पे आप ध्यान रखना। और ये जो भी चीजें हो रही हैं आपके इन्वायरमेंट में ही हो रही, कहीं बाहर नहीं हो रही। आप ये जान रहे हो कि ऑक्सीजन भी आपके इन्वायरमेंट में, दो गैसें इतनी हैं कि जो आपकी इन्वायरमेंट में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। एक ऑक्सीजन है एंड सेकेंड नाइट्रोजन है। और आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का काम हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सो मेरे बच्चों, इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना कि चीजें जब आप एग्जाम हॉल में कर रहे होगे तो आपको नेचुरल गैस के बारे में भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। और जिस समय ये सारी चीजों का गैस का सक्सेशन हुआ, एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से हुआ, तो उस समय हमारे पास केवल यही इतनी ही चीजें थी, CHO, और सारी चीजों को CHO और N, इसी सारी चीजों को मिला करके हमारी पूरी केमिस्ट्री और हमारी पूरी जीवनचर्या चल रही है। आप ये देख रहे हो, कार्बन जब हमारी बॉडी पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाती है, जब इसमें लिविंग नहीं रह पाता है, जब हम नॉन लिविंग हो जाते हैं, तो ये डिकम्पोज होती है। तो यहां से हमें ये किसमें? कार्बन में कंपोज हो जाती है। और ये देख रहे हो कि हाइड्रोजन उसके साथ जब जलाई जाती है तो उसमें लौ निकलती है, ग्रीन कलर की आप देखते हो। वही जो लौ निकलती है वही आपकी हाइड्रोजन होती है। अगर इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ये क्या होती है? डिकम्पोज होती है। और नाइट्रोजन आपके इन्वायरमेंट में बहुत अधिक मात्रा में होता है, जो कि फायर को लगने से बचाता है। जितने भी नाइट्रोजन होते, नाइट्रोजन जहां पे भी रहेगा वो आगों से क्या करेगा? सुरक्षा प्रदान करेगा। चीजों को विशेष तौर पे आप ध्यान देना कि इंडस्ट्री में जब कोई भी कंपाउंड बनाया जाता है, खास तौर से ज्वलनशील, तो वहां पे नाइट्रोजन का सिलेंडर हमेशा लगाया जाता है कि जिससे फायर ना पकड़े, है ना। तो इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान देना। नेक्स्ट है हमारा कोल गैस। कोल गैस क्या होती है भाई? ठीक है, कोल गैस हमने बताया था जीवाश्म है। कोयला एक क्या है बच्चे? जीवाश्म है। और आप देखते हो कि इसकी खुदाई जब भी की जाती है, माइनिंग,
माइनिंग इसकी जब भी की जाती है बच्चे तो बहुत बड़े बड़े चट्टानों के रूप में ये निकलता है और उसको तोड़ करके छोटे छोटे रूपों में हम क्या करते हैं अलग। और आप देखते हो कि कभी कभी माइनिंग के दौरान ब्लास्ट भी होता है। ब्लास्ट इसलिए होता है कि वहां पे अन्य गैसें पाई जाती हैं और जब अन्य गैसें पाई जाती हैं और जिसकी अधिकता होती है उसी के कारण ही क्या होता है ब्लास्ट होता है। और कोयला सीधी सी बात जानते हो कि जब कोयला वहां पे प्रेजेंट है तो रिएक्शंस बहुत तेजी से कर लेगा और जब रिएक्शंस बहुत तेजी से कर लेगा तो फायर और ज्यादा उठने की चांसेस होते हैं। इसलिए जो लोग माइनिंग कर इससे प्राप्त गैस को हम कौन सी गैस कहते हैं बच्चे कोल गैस कहते हैं। कौन सी गैस कहते हैं कोल गैस कहते हैं। नेक्स्ट अब इसको हम कोल गैस के फायर से कैसे हम बचा सकते हैं। आप देखते हो कि जहां पे माइनिंग होती है जैसे झारखंड हो गया छत्तीसगढ़ हो गया पलामू हो गया और फिर उसके बाद आपका इधर पन्ना एक जगह है यहाँ पे एमपी में जहां पे सोने की खदान मिलती है ना। और फिर उसके बाद कर्नाटक में एक कोलार की खान है वहां पे। तो इस इतने इतने जगहों पे जब माइनिंग होती है ना तो वहां पे सेफ्टी डिपार्टमेंट सबसे पहले अप्रूवल देता है कि यहाँ पे लोगों को नीचे जाना है कि नहीं जाना है। अगर सेफ्टी डिपार्टमेंट का अप्रूवल नहीं मिला है अगर डायरेक्ट कोई प्रेशर करके वो करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा हो जाता है तो उसको पनिश भी होना पड़ता है क्योंकि भाई बहुत नीचे तक खुदाई करनी पड़ती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया डिस्कस कर रहा हूं मैं कि फॉसिल्स के बारे में बच्चे तो फॉसिल से कोई नई चीज तो है नहीं कि एक लेयर हमने 10-20 फीट खना और मिल गया क्योंकि हमें बहुत नीचे तक 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर तक खोदना पड़ता है। प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन देखो हम लोग सेकेंड फ्लोर पे हैं। सेकेंड फ्लोर पे है ना हम लोग नीचे ग्राउंड फ्लोर है। अर्थक्वेक आया और ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर पे कुछ लोग हैं और फिर उसके बाद सेकेंड फ्लोर पे कुछ लोग हैं। हम लोग यहाँ पे दबेंगे इसमें नो डाउट दब जाएंगे लेकिन जब खुदाई होगी तो इसके ऊपर भी तो एक फ्लोर है। तो उसी तरीके से बेटा जब अर्थ हमें समझना पड़ेगा कि जब जब कोई चीज आई है जब उस समय घटनाएं घटी हैं तो खुदाई के दौरान कुछ भी हो सकता है। अन्य प्रकार की भी गैसें बहुत मिलेंगी तो उन गैसों को किस तरीके से हैंडल करना है वो हमारे दिमाग में आना चाहिए हमेशा। तो और उस गैस के दौरान जो अन्य गैसें मिल रही हैं कोल्स के साथ उन्हीं को हम कौन सी गैस कहते हैं कोल गैस कहते हैं। नेक्स्ट गैस है हमारा बच्चे बायोगैस। बायोगैस क्या होती है जैसे विभिन्न प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म विभिन्न प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे उसमें प्लांट भी हो गया ठीक है और फिर समुद्र समुद्र में ये चीजें सारी चीज उथल पुथल हुई होगी चट्टानों के आसपास उथल पुथल हुई होगी तो इससे जो दबे उनके जीवाश्म से जो गैस मिली हमें उस गैस को हम कौन सी गैस बोलते हैं बच्चे बायोगैस। और बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल बेटा बायो का मतलब होता है बच्चे लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब आप ये कह सकते हो कि जिसमें जीव है उसके द्वारा जो गैसें हमें मिल रही हैं उसे हम कौन सी गैस कहेंगे बायोगैस के। या उस इंसिडेंट के दौरान जो घटनाएं घटी हुई हैं जो घटनाएं घटी हुई हैं उनकी स्टडी अब हम करके उनके द्वारा जो गैसें प्रदान हो रही हैं हमें उस चीज को कौन सी गैस हम कहेंगे बच्चे बायोगैस है ना। और एक चीज ये भी है कि क्या ये हमारे इन्वायरमेंट को लाभ पहुंचाती हैं या हानि पहुंचाती हैं बेनिफिट रखती हैं या हार्मफुल रखती हैं।
तो हमेशा हमें ये चीजें, जिनकी वजह से हम हैं वो भी हमारी वजह से ही। तो ये जो बायोगैस है ना बच्चे, ये बायोगैस जो है ये कभी भी आपके इन्वायरमेंट को हानि नहीं पहुंचाती। बकायदे इनका पूरी तरीके से क्या हुआ बच्चे, कोई क्वेश्चन? किड़वन, मैं बता रहा हूँ, किड़वन पे भी फर्मेंटेशन दिया है ना। हाँ, मैं फर्मेंटेशन पे भी आ रहा हूँ। प्रो है सिलेबस में ना? कोई बात नहीं, बच्चा पूछना चाह रहा है बताऊंगा, ऐसी बात नहीं। ठीक है बेटा। चलो ठीक है, इतना चीजें सभी को समझ में आ गया। ये जिसका जिसका भी डाउट होगा सभी लोग पूछ लेना है, ऐसा नहीं है कि किसी एक का। हम सबसे पहले बच्चे फर्मेंटेशन के बारे में भी जान लेंगे। फर्मेंटेशन को हिंदी में कहते हैं किड़वन, है ना। आप देखते हो कि सिरका बनाते हो ना, सिरका बनाते हो, और क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोई अर्थन पार्ट लेते हैं, मिट्टी का घड़ा लेते हैं। मिट्टी के घड़े में हम लोग क्या करते हैं, बेटा मोबाइल हमें दे देना, अनुभव मोबाइल दे दो हमें बच्चे, आप भी दे देना बेटा। ओके। हाँ, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले उस जो हमारा शुगर केन का रस, गन्ने का रस होता है, मिट्टी के पार्ट में रख लेते हैं और उसको 3 से 4 महीने तक उसको ढक के रख देते हैं। 3 से 4 महीने तक उसको मिट्टी के पार्ट से ही ढक के रख देते हैं। मिट्टी के बर्तन में उस रस को मेंशन फिलअप करते हैं, फिलअप करने के बाद 3 से 4 महीने रख देते हैं। अब देखते हैं कि उसमें क्या कीड़े पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं बच्चे? कीड़े पड़ जाते हैं। और कीड़े पड़ जाते हैं तो बहुत लोग अगर उसको बनते वक्त देखेंगे तो सिरका खाएंगे नहीं। क्या करते हैं, उसको हम फनल से छान लेते हैं, छननी से छान लेते हैं, और छानने के बाद कीड़ों को अलग कर देते हैं और उस रस को अलग कर देते हैं। और उसकी जो स्मेल होती है एसिटिक एसिड की जैसे महकने लगती है, CH3COOH, है ना बेटा। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करते हैं, सेकंड में एक जगह हम गोबर को इकट्ठा करते हैं, मतलब जो जीवों के मल को इकट्ठा करने के बाद उसमें क्या करते हैं, हर समय समय पे थोड़ा थोड़ा वाटर देते हैं, पानी डालते रहते हैं उसमें, जिससे वो सड़ जाता है। सड़ने के बाद उसमें स्कैरिस, जानते हो, केचुआ जिसे बोलते हैं, वो पैदा होते हैं, है ना बेटा। क्या होते हैं? पैदा होते हैं। और वहां पे जाओगे देखोगे तो डिफरेंट टाइप्स की स्मेल आती है। कैसी स्मेल आती है? डिफरेंट टाइप्स की। और उसमें सबसे ज्यादा जो परसेंटेज रहता है वो मीथेन का रहता है, 60% मीथेन का रहता है। उसी प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं, किड़वन। हिंदी इंग्लिश वर्ड है फर्मेंटेशन, हिंदी वर्ड है किड़वन, और नेक्स्ट वर्ड तो आई डोंट नो। ठीक है बच्चे, चलो चलो।